नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश बेकार और निरर्थक। भारत की चीन को दो टूक। रचनात्मक नामकरण से नहीं बदलेगी सच्चाई। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। देश के नए प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इसी साल नवंबर में होंगे रिटायर। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट। देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। देश प्रेम और एकता की भावना से सराबोर हैं लोग। सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। कतर जाने से पहले सऊदी अरब में सीरियाई राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप। और कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों की धाक। सत्यजीत रे की अरण्यर दिन रात्रि की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। राजस्थानी फिल्म ओमलोक का भी होगा प्रीमियर। अब खबरें विस्तार से। भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि नाम बदलने से सच नहीं बदल जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की व्यर्थ और बेतुकी कोशिशें कर रहा है। अपने सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को सिरे से खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। तो भारत की चीन को कड़ी फटकार है और चीन को दो टूक करके सुना दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदलने की कोशिश चीन ने की है और नाम बदलने से सच नहीं बदल जाता। ये भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रचनात्मक नामकरण से सच्चाई नहीं बदल जाती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। तो चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम बदला है और इस पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके अखिलेश सुमन, सीधा रुख करेंगे। अखिलेश, एक बार फिर चीन की कोशिश नाकाम साबित हुई है। भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। इससे पहले भी ये दुस्साहस कर चुका है चीन, जिस पर पहले भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एक बार फिर चीन ने ये कोशिश की और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच चीन की इस तरीके की प्रतिक्रिया और अरुणाचल प्रदेश के नाम अपने तौर तरीके से बदल देना भारत का ये अभिन्न अंग था और रहने वाला है। विदेश मंत्रालय से साफ कह दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने साउदर्न तिब्बत उसको मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं और अपनी भाषा में उसे जांगनंग कहते हैं। 27 जगहों के नाम उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अपने कंजम्पशन के लिए कहेंगे कि उन्होंने बदला है, उन्होंने अपना नाम रख लिया है। हालांकि इस तरह के नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए कोई फर्क पड़ता, नहीं भारत के लिए कोई फर्क पड़ता। वो अपने रिकॉर्ड में एक लिखते हैं कि हाँ जी ये मेरा नाम है। तो चाइना इस तरह के काम लगातार करते रहता है। कई बार तो 30 जगहों के नाम उन्होंने बदले हैं। तो इस तरह की जो नीति होती है, महज कह सकते हैं कि आपसी जो विश्वास है उस विश्वास को कम करती है, खत्म करती है। चाइना बीच में कोशिश कर रहा था भारत के साथ करीब आने के लिए, व्यापार के मामले में करीब आने के लिए। आज भी भारत और चीन के बीच में व्यापार काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से देखें तो। लेकिन चाइना की लगातार ये कोशिश होती है कि किसी न किसी मसले पे इस तरीके का प्रेशर बना के रखा जाए या एक अशांति बना के रखी जाए, और इसी रणनीति के तहत उसने जो लगता है किया है। अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, उस तनाव के बीच ये
ये करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उस तनाव में कहते हैं ना कि आग में थोड़ा सा घी डाल देना, तो उस तरह से आग में घी डालने का ये काम किया गया है। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि यह जो हास्यास्पद काम है। चाइना एक बड़ा देश है, एक महत्वपूर्ण देश है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, और उस चाइना को इस तरह के छोटी छोटी बातों से बचना चाहिए। लेकिन उसके जो पूरा व्यवहार होता है काफ़ी अगंभीर, काफ़ी हल्के तरीके का व्यवहार होता है, जबकि भारत और चीन के बीच में सीमा मसले पे एक कह सकते हैं कि एक तरीका है, एक तंत्र बना हुआ है जिसमें कि लगातार बातचीत होती रहती है। अगर उनको कोई परेशानी होती है तो उसमें वो बात करते हैं, भारत को कोई परेशानी होती है तो भारत उसमें बात करता है। उसके अलावा एक WMCC है, उसमें भी सीमा मसले पे बात होती है। लेकिन इन सारे जो संस्थाएं बनी हुई है, इन इंस्टीट्यूशंस को धता बताकर अपने आप एक नाम रख देना, उसे अपने गजट में प्रकाशित कर देना, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये पूरी तरह हास्यास्पद है, और चाइना अपने आप को और अपनी जो राजनयिक क्षमता है उसी को और हास्यास्पद बनाता है, हल्का बनाता है। अखिलेश, चीन ये दावा करके आखिरकार साबित क्या करने की कोशिश कर रहा है? साबित केवल यह कि हमारा इस पर अधिकार है। जिस तरह से आप किसी के घर पे जाके एक झंडा गाड़ दीजिए कि हाँ जी ये घर मेरा है, जबकि आपका वो घर नहीं है। किसी तरह से आप कह दीजिए कि उस घर में के ऊपर अपनी एक तख्ती उसके घर के सामने लगा दीजिए, और घर के सामने भी नहीं, अपने घर के सामने एक तख्ती लगा दीजिए कि फला जो घर है वो मेरा है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। बस उनको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक करते हैं, अपने जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए करते हैं। कि अभी जब पाकिस्तान और चाइना करीबी दोस्त मानते हैं, आपको आयरन फ्रेंड मानते हैं, और ऐसे में पाकिस्तान जब भारत की तरफ से उसको माकूल जवाब दिया गया तो पाकिस्तान एक तरीके से बहुत ही मरमाहत हालत में है। तो कह सकते हैं कि उसके मोराल को थोड़ा बूस्ट करने के लिए चाइना ने अपनी तरफ से कहा कि देखिए जी आप मरमाहत है तो मैंने भारत के लिए कर दिया, बस इतना ही। इसके कोई मतलब नहीं है, इसका कोई न राजनयिक मतलब है। सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए चाइना ने, और आत्मश्लाघा में खुद को खुश करने के लिए हाँ जी मैंने नाम बदल दिया, बस। जी अखिलेश, इससे पहले हमने देखा था चीन और भारत के रिश्ते जो थे उसमें कहीं ना कहीं मधुरता आती हुई नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, उसके बाद कई बड़े एक्शन भी लिए गए। ऐसा दिख रहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का तनाव जिस तरीके से बीच में आकर अड़ा है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदल देना, ऐसे में क्या भारत और चीन के रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई खटास क्या इससे पैदा हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे चीन भारत के नज़दीक इस बीच में आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब से राष्ट्रपति बने उन्होंने पूरी दुनिया को कह सकते हैं कि एक तरह से प्रेशर में लिया था, टैरिफ बढ़ाकर। आप देख रहे थे कि लगातार टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की जा रही थी अमेरिका की तरफ से, और चीन के खिलाफ तो 90% तक टैरिफ बढ़ा दिया था उन्होंने, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे में चीन भारत के साथ आने की कोशिश कर रहा था, और न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में खुद शी जिनपिंग ने भ्रमण किया और उन लोगों को कहा, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी। इस ग्लोबल साउथ की बात वो कभी नहीं करते थे। तो इस बीच में चीन कोशिश कर रहा था कि भारत के साथ थोड़ा सा कोजी अप करें, नज़दीक आए। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक समझौता हो गया टैरिफ के मामले पे, आपने देखा होगा कि जेनेवा में एक समझौता हुआ, उसके बाद से फिर उनके हौसले बुलंद हो गए। तो एक ऐसी स्थिति है कि उनके जब हौसले बुलंद हो जाते हैं तो वो भारत के खिलाफ कुछ सांकेतिक ही सही कदम उठाते हैं, और जब पाकिस्तान परेशानी में होता है तो उस समय भी कुछ कदम उठाते हैं। तो कह सकते हैं कि अपने समर्थक, अपने सहयोगी, और जो राइवल है, जो राइवल, सबसे बड़ा राइवल चाइना का अमेरिका है, उससे जब थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया तो उसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ एक सांकेतिक कार्रवाई की है। लेकिन निश्चित तौर पे इसका कोई असर भारत पे नहीं पड़ने वाला है। जी, इससे पहले भी अखिलेश हमने देखा था, 2024 की बात करें, 2023 की बात करें, 2024 में अरुणाचल प्रदेश के 30 नामों के बदलने की सूची उसने जारी करी थी। फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी बड़ा बयान आया था बीजिंग से। वो कह रहे थे कि बिल्कुल बेतुका है, आप अपने नक्शे में कुछ भी ऐड कर दीजिए, कुछ भी डिलीट कर दीजिए, उससे आप नक्शे का चेहरा नहीं बदल सकते। भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश एक विभिन्न अंग है उसका, और अभिन्न अंग ही रहने वाला है, अविभाज्य है, कभी ऐसा था नहीं और ना ही रहने वाला है। आपके इस बेतुके प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। चीन को बड़ा संदेश यहाँ भारत की तरफ से जाता हुआ।
हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, लगातार भारत की तरफ से चीन को एक संदेश दिया जाता है कि हमारे बीच में सीमा मसले पे एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, एक संस्था बनी हुई है, जो संस्था लगातार सीमा मसले पे बात करती है। उसमें इन्हें से अजित डोभाल जैसे लोग हैं, उधर से वांग यी है जो उनके विदेश मंत्री भी हैं, वो दोनों उसमें मौजूद हैं। तो ऐसे में उस इंस्टीट्यूशन में बात नहीं करने की बजाय एक कागजी शेर की तरह आप करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे दोनों देशों के बीच में खटास जरूर होती है। आप जानते हैं कि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश अभी बन गया है, चीन दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा खुला बाजार भारत को माना जाता है। और ऐसे में चीन को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती उसकी ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि लड़ाई और इस तरह के द्वंद्व। लेकिन चीन मानता नहीं। चीन अपनी तरीके से अपने जो डिप्लोमेसी है उसको हवा देता है, अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका भी जो डोमेस्टिक क्लाइंट है, डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, उसको लगता है कि हाँ जी, हम प्रेशर में अमेरिका भारत पे एक लगातार प्रेशर में बना के रखते हैं। लेकिन चीन के इन कदमों का भारत पे कोई असर नहीं पड़ता। और निश्चित तौर पर अब चीन थोड़ी सी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब एक अमेरिका के साथ जब हो गया उनका समझौता टैरिफ के मसले पे, तो चीन अभी थोड़ा सा सहज महसूस हो रहा है। तो सहज महसूस हो रहा है तो थोड़ी सी ठीक। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश, इन तमाम जानकारियों के साथ तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भारत ने चीन को दो टूक सुना दिए, कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, रहने वाला है और हमेशा रहेगा। चीन की इन नापाक हरकतों से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बेतुके दावे चीन करता हुआ आ रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज देश के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस गवई का कार्यकाल इस साल 23 नवंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आइए जस्टिस बी.आर. गवई का परिचय आपसे करा देते हैं। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 16 मार्च 1985 को बार एसोसिएशन में शामिल हुए। उन्होंने 1987 से 1990 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से वकालत की। फिर 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष प्रैक्टिस की। उन्होंने संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में प्रैक्टिस की। 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जिसके बाद 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वे 24 मई 2019 को देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। आइए ताज़ा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। ऋषि, बी.आर. गवई आज मुख्य न्यायाधीश के पद पे उन्होंने शपथ ले ली है। अगर उनके न्यायिक निर्णयों के बारे में लिया जाए या फिर आगे की सफ़र के बारे में बात की जाए तो आने वाला सफ़र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देश चाह रहा है कि न्यायिक ऐसे निर्णय लिए जाएं और इस न्यायिक विरासत को भी आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जस्टिस बी.आर. गवई ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज जो शपथ ली है, मुझे लगता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत है, और जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बी.आर. गवई के रूप में एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले तो दिए ही हैं, लेकिन अपनी छवि के बारे में भी उन्होंने काफ़ी हद तक मीडिया के सामने कुछ बातें कही हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने जो अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे एक नई सामाजिक व्यवस्था और जो संविधान के प्रति जो भावना है उसका एक नया दौर शुरू हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई ने जिस तरीके से कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है
और उन्होंने जिक्र किया कि जो 13 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने कहा था केशवानंद भारती मामले में कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और संविधान का सबसे बड़ा कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरीके से तमाम फैसले आए, अनुच्छेद 370 से संबंधित जो फैसला लिया गया उस फैसले में भी वो शामिल थे। और अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो फैसले हैं उसमें उनकी जो भूमिका रही है उसको देश आज देख रहा है। ऐसे तमाम ऐसी बातें हैं जिस तरीके से जो लोगों के अधिकार से संबंधित बातें थी, कई ऐसे फैसले रहे जिसमें लंबे समय से चली आ रही ज़मानतें अभी तक नहीं दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि ज़मानत लोगों का अधिकार है। इस तरीके से जो तमाम अब तक जो उनके फैसले रहे हैं उसके आधार पर आने वाले समय में देखना होगा कि किस किस तरीके के मसले उनके सामने आते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा है, 6 महीने के आसपास ही उनका कार्यकाल है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है और पूरे देश ने देखा है कि एक पहले बौद्ध के रूप में भी उन्होंने आज शपथ ली है जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो एक अलग माहौल है, राजनीतिक माहौल में भी अगर हम देखें तो आज उनको तमाम बधाइयाँ मिली। हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण के बाद वो जो पूरा का पूरा प्रांगण राष्ट्रपति भवन में था, सभी से वो मिले और सभी ने उन्हें बधाइयाँ दी और उन्होंने अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया आगे के सफ़र के लिए। जी, आप उनके महत्वपूर्ण फैसलों की बात भी कर रहे थे ऋषि। कई संवैधानिक और संवेदनशील महत्वपूर्ण फैसले ले चुके हैं BR गवई जी की बात की जाए तो ऐसे कौन से वो बड़े फैसले हैं जिनका सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा है? देखिए, जिस तरीके से उनके कानून के प्रति उनका झुकाव देखें तो हम जानते हैं कि उनके पिता एक राजनीतिज्ञ थे। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति में जाने का मन न बनाकर कानून की पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई। उनके पिता एक प्रमुख अम्बेडकरवादी राजनेता थे और इसका मुझे लगता है प्रभाव उनके ऊपर रहा है। इसी वजह से अब तक जो तमाम फैसले हुए हैं जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही अपने फैसलों में कि अगर कोई अधिकारी या फिर कोई नेता सिर्फ उसको इस आधार पर उनकी अभिव्यक्ति में विशेष कोई परिस्थिति नहीं पैदा की जा सकती जबकि वो किसी पद पर हैं। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको काफ़ी हद तक उन्होंने एक तरीके से इस रूप में बताया कि जो संविधान हमें प्रदत्त करता है उसको उसी रूप में हमें लेना भी चाहिए। इसी तरीके का एक आरक्षण से संबंधित भी महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने दिया। जो तमिलनाडु की वडियार जाति को आरक्षण देने से संबंधित जो फैसला था तमिलनाडु सरकार का, उसको उन्होंने खारिज किया था। कहा था कि जो OBC का आरक्षण है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा और ये उचित नहीं है। इस तरीके से उनके जो तमाम फैसले हैं जो ये बताता है कि उन्होंने स्पष्टता के साथ तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो कि कई मायनों में आगे आने वाले समय के लिए एक कह सकते हैं कि एक दिशा निर्देशन का भी काम कर सकते हैं। जी, इसके साथ क्या ये सवाल ये भी बनता है ऋषि कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया था, न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इसमें कहा था कि न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप ना करे तो अच्छा है। ऐसे में अब जब जस्टिस BR गवई ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, क्या इससे जुड़े भी कुछ और प्रकार के फैक्टर्स जो है वो सामने आ सकते हैं आगे? देखिए, जहाँ तक उपराष्ट्रपति के बयान की बात करें तो उनका बयान साफ कहता है कि जो संविधान है उस हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के लिए अलग अलग तरीके से उनकी शक्तियाँ, उनके दायित्व, उनके कर्तव्य और उनकी जो भूमिका है उसको स्पष्ट करता है। निश्चित तौर से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना संविधान की जो मंशा है उसके खिलाफ जाना ही होता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि इस तरीके की चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। कई बार इसे जुडिशियल एक्टिविज़म का नाम दिया गया, तो कई बार कहा गया कि ये कार्यपालिका के बीच में दखल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से एक सामंजस्य की ज़रूरत होती है तीनों ही में, चूँकि तीनों का काम एक ही है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है और जो भारत का रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश करना और लोगों के हित में काम करना। इसी के लिए संविधान ने इन तीनों ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ये शक्तियां भी दी हैं कि आप अपने दायरे में रहकर लोगों के लिए काम करें। और सबसे बड़ा कार्य न्यायपालिका का यही है कि जो न्याय देने की जो प्रक्रिया है
उसको और ज़्यादा मजबूत करे, उसको पारदर्शी बनाए और लोगों को न सिर्फ न्याय मिले बल्कि न्याय दिखे भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका। आगे बढ़ते, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष नेतृत्व ने सफल भूमिका निभाई है। इस सिलसिले में सीडीएस और भारत की तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में आर्मी के वेटरन और देश के थिंक टैंक को जानकारी दी। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीएन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सीएस एयर मार्शल एपी सिंह ने स्पष्ट रणनीतिक मार्गदर्शन में एकजुट होकर तीनों सेनाओं के तालमेल, उनकी क्षमता और नए युग के मल्टी डोमेन ऑपरेशन के सफल संचालन के बारे में बताया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। यचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह पद 29 अप्रैल को पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद रिक्त हो गया था। अजय कुमार 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार को प्रशासनिक सूझबूझ और रणनीतिक निर्णय क्षमता लेने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों का खात्मा कर भारत ने पूरे विश्व को कड़ा संदेश दिया है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सभी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद से ही नेतृत्व के मोर्चे को संभाला और सभी से राय मशवरा लेकर ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी प्रदान की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद 140 करोड़ देशवासियों ने नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की ठान रखी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
देशवासी अंजाम देने को तैयार हैं। दिल दहला देने वाली घटना के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही समाप्त कर 23 अप्रैल को दिल्ली हवाई अड्डे पर ही आपात बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए थे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद फैसला हुआ कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति न दी जाए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम घटना के 2 दिन बाद ही देशवासियों को यह आश्वासन दे दिया था कि आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ही रक्षा और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपने आवास पर मुलाकात की और पूरे हालात की जानकारी ली। इसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना सहित तीनों सेना के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की। इसके बाद 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात की। नौसेना प्रमुख ने उन्हें अरब सागर के अहम समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति की जानकारी दी। इसके अगले दिन पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत की, जिसमें सुरक्षा और रक्षा तैयारियों से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह बैठक करीब आधे घंटे से ज्यादा चली। इसी दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अहम बैठक हुई। इसके बाद 6 से 7 मई के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकानों को हमारे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उन्होंने पूरी रात इस पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालयीय समन्वय की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके अगले दिन उन्होंने रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र बलों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सशस्त्र बलों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसी दिन पाकिस्तान के साथ सीमा पर गोलीबारी रोकने की घोषणा की गई। पाकिस्तान की तरफ से
जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। प्रधानमंत्री आवास पर 12 मई को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक लेख लिखा है। उन्होंने अपने लेख में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यह लेख लिखा है। और इस लेख में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई के नियम गढ़े हैं। ये कहना है अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने एक लेख लिखकर ये बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। इसके साथ अश्विनी वैष्णव लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं है, यानी कि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि सिंधु जल संधि निलंबित है और ये जो डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए हैं ये लेने जरूरी थे। इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर बंद है, द्विपक्षीय व्यापार रद्द करना और पाकिस्तानी वीजा निरस्त करने जैसे बड़े कदम इस दौरान उठाए गए हैं। उसके साथ ही अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर आया है, यानी कि भारत ने अपनी शर्तों के अनुसार ये कड़े एक्शन लिए हैं। परमाणु ब्लैकमेल के प्रति जीरो टॉलरेंस है, यानी कि कोई भी भारत को धमका नहीं सकता कि वो न्यूक्लियर कंट्री है, और आतंकी और उसके समर्थकों में कोई भेद नहीं है, यानी कि आतंकवादी और आतंकवादी के आकाओं और आतंकवादी सरपरस्त सरकार भी, वो सब एक समान है। भारत ने युद्ध के नए मानक गढ़े हैं, यानी कि ये न्यू नॉर्मल है। भारत कह रहा है ये युग आतंकवाद का नहीं है और ये युग युद्ध का भी नहीं है। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना, यानी कि प्रिसीजन और प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देखने को मिला है। अब संतुलित और सटीक बल के प्रयोग से ही जवाब दिया जा रहा है, और ये जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखा गया है। आतंक के विरुद्ध साहस, स्पष्टता और संकल्प साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं, आरंभ है। आइए अब बात कर लेते हैं तिरंगा यात्रा की, जो ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की गाथा गढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य पराक्रम की पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पे ये अलग अलग राज्यों, शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है। गोवा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में एकजुटता साफ तौर पर दिख रही है। एक ही रंग में नजर आ रहा है इस समय भारत, वो है तिरंगे का रंग, और एक ही धर्म यानी कि इंसानियत का धर्म सिर्फ इसी राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो भारत सरकार ने लगातार अपनी आवाज के जरिए बुलंद की है, वही आज
लोगों के नजरिए में भी साफ साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत मां के जयकारे लगाए जा रहे हैं, हर तरफ एक ही जय घोष है, भारत माता की जय। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना इस समय सराबोर है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की दरमियान रात को पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न देश भर में इस समय मनाया जा रहा है। इसी के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर ये तस्वीरें साझा की हैं और इसकी झलक भी दिखाई है। यह अभियान देश की इच्छा शक्ति और सेना के पराक्रम को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प को सलाम करते हुए माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, कामाख्या जंक्शन, जम्मू तवी स्टेशन, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर जंक्शन तिरंगे की रोशनी से नहाए हुए नजर आए। वहीं सामाख्याली जंक्शन, फिरोजपुर कैंट, एकता नगर और बैजनाथ पपरोला के अलावा अन्य स्टेशन भी इस अभियान में शामिल हुए। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत लौट चुके हैं बीएसएफ के जवान पीके साहू, और भारत से ये लौट चुके हैं बीएसएफ के जवान पीके साहू। बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटा है और कांस्टेबल पूर्णम कुमार अटारी बॉर्डर लौट चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। बीएसएफ के जवान भारत लौट चुके हैं पीके साहू, क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी खबर, और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, भारत का जो प्रभुत्व है, उसका असर आप कह सकते हैं 23 अप्रैल से ये पाकिस्तान की कस्टडी में थे, पाकिस्तानी रेंजर्स की कस्टडी में थे, आपको पता है। और लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था पीके साहू के को भारत लौटाने के लिए, लेकिन आज ये बड़ी खबर, खुशी की खबर आई है जब उनको सुबह 10:30 बजे जो ज्वाइंट चेक पोस्ट है अटारी में, अमृतसर है, वहाँ पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनको भारत को सौंपा, बीएसएफ को सौंपा। एक पीसफुल माहौल में सूत्र बता रहे हैं कि जो स्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, इस तरह के जो प्रिजनर्स होते हैं उनको लौटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ संपन्न हुआ है। भावना, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं पीके साहू, और 24 बटालियन जो बीएसएफ की है फिरोजपुर में, वहाँ ये पोस्टेड थे, डिप्लॉयड थे। और हम जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना के बाद जो पूरी स्थिति बनी थी, तो एक तरह से गांव वालों को सतर्क करने के दौरान, और ऐसा लगता है कि इनएडवर्टेंटली गलती से शायद उन्होंने जो सीमा पार की होगी। तो ये अभी पूरी जानकारियां सामने आएंगी। ये सबके सूत्र बता रहे हैं कि उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि किस तरह से वो पाकिस्तान की कस्टडी में पहुंच गए, क्या कुछ उनके साथ बीते 15-17 दिनों में हुआ है वहाँ पे, तो सब की जानकारियां ली जाएंगी। फिलहाल जो उनका मेडिकल वगैरह जो कराया जा रहा है, और उसके बाद लेकिन सबसे पहले बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि उनके परिवार के लोगों को ये जानकारी दी गई जो सुरक्षित देश वापस लौटे हैं, और उसके बाद जो एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ उनसे जानकारी लेने की, उनकी ब्रीफिंग डीब्रीफिंग की, उसके बाद उसका वो किया जाएगा। डीजीएमओ वार्ता के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीदें और बढ़ गई थी कि पीके साहू को जल्द भारत वापस लाया जाएगा।
23 अप्रैल से लापता थे। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ती है। सुधाकर, देखिए, आपको याद होगा, आप याद कीजिए कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ दुस्साहस हुआ है और फाइनली उनको खुद घुटने टेकने पड़े हैं, इस केस में भी ऐसा ही था। भारत लगातार कह रहा था कि आपको हर हाल में बीएसएफ जवान को वापस लौटाना होगा। पाकिस्तान मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में जब भारत का एक सामर्थ्य, भारत की ताकत पाकिस्तान को पता चली और निश्चित तौर पर जब डीजीएमओ टॉक्स हुई होंगी तो जो शांति की जो एक लॉन्जिटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो ये शांति लंबे समय तक चले तो पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से उपाय करने होंगे। ये संदेश भारत की तरफ से सख्त था। उसमें ये एक संदेश भी था कि जिस बीएसएफ जवान को आपने अपनी कस्टडी में लिया उसको हर हाल में लौटाना होगा। तो मुझे लगता है, हालांकि ये जानकारियां अभी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई हैं, लेकिन ऐसा जरूर भारत की तरफ से ये संदेश दिया गया होगा। उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह ये पूरी प्रक्रिया हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर घर वालों के लिए, एक बहुत बड़ी खबर, पहलगाम के जो पीड़ित थे उनको इंसाफ मिल गया था, लेकिन अब पीके साहू के परिवार को भी इंसाफ मिला है। जब वो अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे, उनके साथ एक तरह से बात कर सकेंगे, तो एक बड़ी घड़ी उनके परिवार के लिए। पीके साहू को रिहा करवाने के लिए बीएसएफ अधिकारियों की तरफ से कई बार सुधाकर रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग भी की जा चुकी है और बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी कहा जा सकता है। सुधाकर, इसे बहुत बड़ी, देखिए अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर देखिए बहुत बड़ी जीत है। बिना एक तरह से एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा है, भारत के सामने घुटने टेकने पड़े हैं और भारत पाकिस्तान आप हल्के में नहीं ले सकता है कि वो भारत के साथ किसी भी एक तरह से दुस्साहस को अंजाम दे, चाहे आतंकी घटना की बात हो या फिर सेना के किसी जवान या बीएसएफ के किसी जवान को अपनी कस्टडी में लेने की बात है। अगर ऐसा वो दुस्साहस करता है तो उसको फिर से एक तरह से इस तरह की कार्रवाइयां सामने करनी पड़ेगी। तो उसको लौटाना पड़ा। जो भारत का दबाव था, भारत का प्रेशर था, जो एक कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पे पड़ा और जो एक तरह से पूरा वैश्विक जनमत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। जिस तरह से एक आतंक के एपी सेंटर के रूप में आज दुनिया को पता चल गया है, बहावलपुर, मुरीद के जैसी जगहों का जब भारत ने बाद में उसको मिट्टी में मिलाया आतंकी ठिकानों को, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस वक्त डर भी रहा होगा भारत की ताकत के सामने। जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर, खासतौर से वायु सेनाओं ने बिल्कुल सीमा क्रॉस किए हुए भी कहा जा रहा है कि डीप इनसाइड पाकिस्तान में उनके जो दुस्साहस के बदले जब रेस्पॉन्ड किया तो एक तरह से उनका सैन्य क्षमता पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। लेकिन जो स्टॉपेज ऑफ फायरिंग हुआ और उसके बाद 2 बार जो डीजीएमओ की बातचीत हुई, एक सख्त संदेश जरूर भारत की तरफ से दिया गया होगा कि अगर आप चाहते हैं कि सीमाओं पर शांति बनी रहे, भारत किसी तरह की कार्रवाई ना करे, तो आपको जो भारतीय जवान है, बीएसएफ का जवान है, उसको हर हाल में लौटाना होगा। तो ये संदेश मुझे लगता है जरूर पाकिस्तान को मिला होगा और एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत के लिए और बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के रहने वाले पीके साहू के परिवारजनों के लिए। सुधाकर, बहुत ही राहत की खबर है, साथ ही साथ खुशी की खबर है, क्योंकि अपना सैनिक भारत वापस लौटा है, स्वदेश वापस लौटा है और इसको भी भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को झुकना पड़ा और हमारे सैनिक को हमें वापस लौटाना पड़ा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी तिरंगा यात्रा पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और आपको बता दें कि देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट नजर आ रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि के संदेश के साथ तिरंगा यात्रा जन जन को जागरूक कर रही है। और हमारे साथ भी देश के अलग अलग कोने से इस समय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं लक्ष्य, जुड़ चुके हैं मधुरेश, जुड़ चुके हैं गिरीश, निशाना जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जम्मू से अंकुश भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल का नज़ारा दिल्ली में कुछ और ही था। पूरा दिल्ली तिरंगा में हो रखा था। कर्तव्य पथ पे जब तिरंगा यात्रा निकली, जोश हाई था। हर किसी के दिल में सिर्फ देशभक्ति नजर आ रही थी और देश ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, अपने पड़ोसी मुल्क जिसने आतंकवाद को पनाह दी। जी भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल की अगर बात की जाए तो कल जो कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से अगर माहौल था, तिरंगा मैं हो रखा था। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा था, चाहे वो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स हों, चाहे वो एनएसएस के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं से हों। हर उम्र के जो लोग हैं वो कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे और सब बहुत उत्साहित थे। उत्साहित इसलिए थे क्योंकि भारतीय सेना के जो जाबाज कारनामे हैं, जो शौर्य की गाथाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं वो नमन करते हुए वंदे भारत, वंदे मातरम के जो हैं वो नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारतीय सेना के सम्मान में इस तरह से उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। और हालांकि कल 4 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर तेज बारिश आ रही थी कर्तव्य पथ पर, बावजूद इसके किसी के भी कदम नहीं रुके। जो तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे वो इसमें निकले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस यात्रा में शामिल हुई। उनके अलावा उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद रहे। दिल्ली की जो सांसद थे वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो तमाम तरह के जो लोग हैं, पूरी दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ पर जो माहौल था वो कहीं ना कहीं भक्ति में हो रखा था। भारत माता की जय के नारों से गूंजा हुआ था। पूरा इंडिया गेट के आसपास का माहौल अलग था। नेशनल वॉर मेमोरियल तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर तरफ नजर उठा के देख रहे थे तो हर तरफ केवल दिखाई दे रहे थे तो तिरंगा, तिरंगा और तिरंगा। तो एक अलग कहीं ना कहीं कह सकते हैं माहौल दिल्ली के अंदर कल देखने को मिला था और जो भारतीय सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई। जी, इस समय हमारे साथ पटना से मधुरेश भी जुड़े हैं। मधुरेश, एक संदेश तो साफ था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही कर कर दिखाया भारत ने। अब ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हो गया है, उसकी उपलब्धियां देश को गिनवाना जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को जन जन के युवा, जन जन के नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। पटना में किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं और कैसे ये कहां कहां निकाली जाएगी पटना में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की के सक्सेस के बाद बिहार, खास करके पटना में लोगों का जो जोश है वो काफी हाई है। आज पटना में शाम 5:30 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पटना के एसपी वर्मा रोड से कारगिल चौक तक निकाला जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से भारत ने कूटनीतिक जीत हासिल की, किस तरह से राजनीतिक जीत हासिल की, और सबसे बड़ा किस तरह से भारत के सैनिकों ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया, आतंकवाद को धूल चटाया। और ये लोगों के बीच में ये मैसेज दिया जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरी बात है वो ये कि इस जो यात्रा है इसका समापन कारगिल चौक पे किया जाएगा। कारगिल चौक को इसलिए चुना गया है क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था, उसके सैनिक जो शहीद हुए थे, उस वॉर में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनको भी वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस शौर्य को भी, सैनिकों के शौर्य को भी याद किया जाएगा। इसमें आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, छात्र शामिल हो रहे हैं, कई अन्य सामाजिक संगठन हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भी हर वर्ग के लोग जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और इस तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है वो कल से ही शुरू कर दी गई थी। बड़ी संख्या में तिरंगे से सड़क को सजाया जा रहा है और जगह जगह पर लोग जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार खड़े हुए शाम में मिलेंगे। ठीक भावना।
जी, हमारे साथ लक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर राजस्थान की बात करें तो कितने संभागों में ये तिरंगा यात्रा निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है और तिरंगा यात्रा के लिए लोगों में इस समय कितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सभी इस समय सलाम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा भावना, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये अपनी भारतीय सेना के लिए उनकी शौर्य को नमन करने का एक पल है। तो पूरे प्रदेश भर में लगभग हर संभाग में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं कल से जयपुर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। हर संभाग में, हर जिले भर में तिरंगा यात्रा को लेकर एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। हर जिले भर में जो युवा हैं, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हर आयु वर्ग के नागरिक में एक अलग ही देश प्रेम के साथ में जो हमारी सशस्त्र बल हैं, हमारी सेना है, हमारा केंद्र सरकार है, उनके सम्मान में एक अलग ही जोश दिख रहा है। जहां एक और ये जोश बना हुआ है, उसी के साथ में जो एक अहम जानकारी मैं भावना हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्थान में एक अनोखी पहल की जा रही है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो अपने पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने वाला है, क्योंकि नया सत्र चालू होने वाला है भावना, और सत्र चालू होने से पहले जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें अपग्रेडेशन किया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो चैप्टर है, जो उसका भाग है, वो जोड़ने की तैयारी राजस्थान कर रहा है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बन जाएगा। साथ ही साथ में जो अदम्य साहस हमारे सशस्त्र बलों ने दिखाया, हमारी सेना ने दिखाया, साथ ही साथ में जो बॉर्डर पे तैनात थे हमारे जवान, उन सब ने दिखाया। तो इस सभी के जोश को, सभी की वीरता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक अद्भुत प्रयास राजस्थान सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं बात की जाए तिरंगा यात्रा की, तो उसकी तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा चुकी हैं। हर संभाग में जिलेवर इसकी यात्रा निकाली जाएगी ताकि सेना के अदम्य साहस को नमन किया जा सके। कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जरूरत बताई गई और उसका फैसला भी लिया जा चुका है। यानी आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो भावी युवा है, वो ये सीखेगा, ये जानेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अंजाम दिया गया था और कैसे अंजाम दिया गया था। यहाँ से श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राष्ट्रवाद की अलख जगाता हुआ तिरंगा यात्रा नजर आ रहा है, जहां पूर्व सेना अधिकारी, समाज और अन्य संगठन के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। श्रीनगर की बात करें तो वहां किस तरीके की लहर नजर आ रही है, साथ ही साथ जिस तरीके का संदेश यहाँ राष्ट्र की एकता, अखंडता से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और कहीं कोई शक नहीं है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। निकाल रहा है, वहीं पर भारत यात्रा पहुंची है लाल चौक पर। ये लाल चौक पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजस्थान, जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं और इन्होंने हिंद की सेना जिंदाबाद, आतंकवाद का नाश हो और साथ ही साथ आतंक मुक्त, दंगा मुक्त, नफरत मुक्त भारत का संदेश देते हुए ये यात्रा जयपुर से शुरू हुई, दिल्ली होते हुए ये जम्मू कश्मीर पहुंची है। तो देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, तो ये पूरी की पूरी भारत यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्रीय कौमी एकजुटता को स्थापित करने के लिए, हमारी सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना के लिए ये यहाँ पर पहुंची है। लाल चौक पर इसका समापन हो रहा है। देश में तिरंगा यात्रा और इससे पहले ही शुरू की गई ये भारत यात्रा, जो देश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर, दिल्ली और होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए इस यात्रा में शामिल लोग जो है वो पहुंचे हैं पहलगाम भी, और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। खुद हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमने इस यात्रा के संयोजक जो रिएक्शन लीजिए, अश्विनी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या जोश है, बातचीत की है। हाँ, मैंने इस यात्रा के संयोजकों से बात की है। साफ तरीके से जो देखे, देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा चल रही है, आप लोगों ने यात्रा निकाली है। कौमी एकजुटता, सेना को सलाम, शौर्य को सलाम। सेना को सलाम करते हो। और ये देखिए अबू बकर नकवी साहब हैं, लाइव में हम 2 मिनट आप बात करें। ये यात्रा का संदेश, देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, आप पूरी भारत यात्रा लेके आए हैं। सेना के शौर्य को सलाम, कौमी एकजुटता का प्रदर्शन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में यही मैसेज दे रहा है कि हम हिंदू और मुस्लिम एक हैं। जो उन्होंने पहलगाम में जो किया हादसा, वो बहुत ज़बरदस्त दर्दनाक था
पूरे हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को हिला दिया था। उसी के जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए, उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए। तो आज उस रैली को हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। हमारे जो मालाएं हैं, ये हमारे जो जवान हैं, उन पे हम फख्र करने के लिए उनको पेश कर रहे हैं। चले तो हम वो भी दिखाएंगे। एक और बात करते हुए आप ये बताएं कि आप वहाँ भी, आप पहलगाम भी पहुंचे जहाँ पर आतंकवादी घटना हुआ था। जी हाँ, पहलगांव कल हमने वहाँ पर खिराज अकीदत करके एक मौन जुलूस निकालकर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके घर वालों को इसके सहने की हिम्मत दें और उनको हमारे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी, सांप्रदायिक सौहार्द साफ तौर पर नजर आ रहा है और कश्मीर वो इलाका था जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर एकजुट होता हुआ नजर आया और ये एकजुटता जयपुर, दिल्ली और श्रीनगर तक ये पहुंच चुकी है, ये यात्रा, तिरंगा यात्रा। हमारे साथ जम्मू से अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू में किस तरीके के हालात है, क्योंकि अब हालात से सामान्य दिख रहे हैं, दिनचर्या सामान्य हो चुकी है। तिरंगा यात्रा की बात करें अंकुश, तो किस तरीके की वहां उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ कब निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा? देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है जम्मू वासियों में और तिरंगा यात्रा कल शाम 5 बजे निकाली जाएगी और इसे लेकर पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। बाजारों को सजाया जा रहा है और झंडे लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या फिर कोई NGOs हों, संस्थानें हों, अलग अलग प्रकार के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और एक मैसेज बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश पूरे भारतवर्ष से इस समय की जा रही है कि हम सब एक हैं, एकजुटता के साथ हैं और एकता का प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है ये सामने दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ साथ न केवल दुश्मन देश को ये बताया जा रहा है कि हम एक हैं, एकता का संदेश, और अगर इसके बाद कोई किसी प्रकार की भी हिमाकत होती है तो भारत किस तरह से एकता के साथ खड़ा है, ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और जो कि कल जम्मू की सड़कों से भी जरूर देखने को मिलेगा। और न केवल दुश्मन देश को बल्कि पूरी दुनिया को इस समय भारत बता रहा है कि भारत कितना ज्यादा ताकतवर है और भारत की ताकत क्या है। और सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल बनी हुई है और इस समय बॉर्डर एरियाज में भी पूरी तरह से शांति हो चुकी है और कल की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और हर भारतवासी इस मौके को खोना नहीं चाहता है कि जब हम लोग अपने जवानों को सैल्यूट करें, उनकी सराहना करें। और इसीलिए तिरंगा यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कल शाम 5 बजे जम्मू में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से इस समय चल रही हैं। जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी जुड़े हैं। अश्विनी, हिंदू हो मुस्लिम हो, अश्विनी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हमारे साथ लक्ष्य और मधुरेश जरूर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गिरीश भी जुड़े हैं। लक्ष्य, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से बता रहे थे कि देश के हर कोने कोने से इस समय भारत के नारे के जयकारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता की जय के साथ इस समय पूरा देश जय घोष कर रहा है और साथ ही हमारे बहादुर जवानों के साहस और शौर्य को सलाम कर रहा है। तिरंगा यात्रा अपने आप में एक बड़ा कदम माना जाए ताकि हर जन जन तक ये पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किस तरीके से हमने पूरी तरीके से 100% सफल किया है। भावना, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी अहम बिंदु हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। पहली चीज़, अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिस प्रकार की जो भावना के साथ में, जिस प्रकार की मनस्थिति के साथ में जो देश एक हुआ है, उसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, केवल एक ही धर्म पूरे देश में नजर आ रहा है और वो भारतीयता का धर्म है, एक हिंदुस्तान ही होने का धर्म है। उसी भावना के साथ में, उसी देश प्रेम की भावना के साथ में जो ये तिरंगा यात्रा है वो पूरे देश भर, मैं राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश भर में हर एक नागरिक, हर एक युवा को एकजुटता के साथ में बांधती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से जो देश प्रेम की भावना है, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति, कहीं भी बैठा हुआ युवा, जो इस प्रकार से केंद्र नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का एक जो डिसीजन लिया, जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, उससे न केवल हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है, परंतु उसी के साथ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, संबोधन के बाद में तिरंगा यात्रा का जो जिस प्रकार से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का जो फैसला लिया गया, उससे अपने सेना का शौर्य को नमन करने का भी मौका हर एक नागरिक को मिल रहा है।
तो बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जिले भर में और देश भर में जिस प्रकार से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि देश भर में अलग जगह से जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो ये एक ना केवल एक बेहतरीन मौका है हर एक नागरिक के लिए, बल्कि एक अवसर भी है हर युवा के लिए। भावना कहना चाहूंगा कि अपने देश के हर सैनिक को, हर सशस्त्र बल को ना केवल नमन कर सकता है, और आप सभी संवाददाताओं जिन्होंने अब तक तमाम जानकारी तिरंगा यात्रा से साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के शौर्य की प्रशंसा की है और राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख से मिली हैं। मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तीनों सेना प्रमुख से। सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों से मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति को जानकारी दी गई। तीनों सेना के प्रमुख, साथ ही साथ राष्ट्रपति और सीडीएस यहां मौजूद, जहां राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों की सराहना की है और तारीफ की है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, जिसमें सैन्य कार्रवाई का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीडीएस और साथ ही साथ तीनों सेना के प्रमुख से मुलाकात की है, सराहना की है ऑपरेशन सिंदूर की, साथ ही साथ सशस्त्र बलों के शौर्य, पराक्रम और साहस की। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, इस वक्त की यह बड़ी खबर है जहां राष्ट्रपति ने तीनों सेना के प्रमुख से मुलाकात की है। बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति ने भी सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो प्रक्रिया को एक शानदार सफलता बना दिया। निश्चित तौर से ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल होते हैं जब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं और जब तीनों सेनाओं के प्रमुख उनसे मिलते हैं और ऐसे समय के बाद मिलते हैं जब एक बड़े घटनाक्रम के बाद देश ने तीनों सेनाओं का जो शौर्य देखा, भारत की वीरता को देखा और ऐसे में जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकल कर आया, जो भारत ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, उस सभी समस्त जानकारियों को राष्ट्रपति के सामने रखा गया है और राष्ट्रपति ने इस मामले में सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की जो सराहना की है, एक तरीके से उनके लिए ये पुरस्कार है तीनों सेनाओं के लिए कि उनके राष्ट्रपति ने सराहा है कि जिस तरीके से शानदार और वीरतापूर्ण जो कार्य किया गया है देश की संरक्षा और सुरक्षा के लिए, वो अभूतपूर्व रहा है। जी, जिस तरीके से हमने देखा ऋषि की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के नृशंस हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके नापाक इरादों को नाकाम किया और इसमें सेना का सबसे बड़ा मुख्य रोल रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब तीनों सेना के अध्यक्षों से बात की थी तो कहा था कि खुली छूट है आपको, जाइए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दीजिए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, 100% ये कड़ा संदेश जा रहा है। ऐसे में ऋषि, ये राष्ट्रपति की मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऋषि, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस समय में बता रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख से मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तीनों सेना के अधिकारियों, प्रमुखों ने उनको जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से सफल रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सशस्त्र बलों की प्रशंसा की है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैन्य अधिकारियों को बड़ा रोल अदा करने के लिए उनका शुक्रिया किया है, आभार व्यक्त किया है। इसी बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।